नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारे प्रदेश का बागवान किस प्रकार सेब की अच्छी पैदावार कर सकता है, स्वस्थ पैदावार हो, बहुतायत में हो, इसके लिए सेब में पोषक तत्वों में कौन कौन सी कमियां होती है, क्या लक्षण होते हैं और उसका उचित प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण घटक है। किसान बागवान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर के.एस. वर्मा जी, साथ में हैं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी जी। दोनों ही विशेषज्ञों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर के.एस. वर्मा जी बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में डायरेक्टर एक्सटेंशन के पद पर कार्यरत हैं और डॉक्टर त्रिपाठी जी ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च का कार्यभार देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों पर सीधे तौर पर संपर्क करके दोनों ही विशेषज्ञों से जो भी जिज्ञासा, संशय, प्रश्न आपके मन में है, सीधे तौर पर आप हमारे दूरभाष नंबरों के माध्यम से स्टूडियो में जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर आप अवश्य नोट कर लीजिए। 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम अवश्य आपके टेलीफोनों का इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बागवानी से जुड़ा विषय है और जैसे कि हमारा प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटक है। तो अब हम डॉक्टर साहब से चर्चा को आरंभ करते हैं। डॉक्टर वर्मा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश सेब के रूप में जाना जाता है, तो हमने जैसा कहा कि पोषक तत्वों का प्रबंधन, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका क्या महत्व है और क्या तात्पर्य है इससे। बागवान भाइयों, किसी भी फसल को उगाने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारे फसल का पौधा या जो फल वाले पेड़ हैं, उनका हर पेड़ वो बहुत उससे अच्छी उपज लेने के लिए, भरपूर फसल लेने के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि हमारे बगीचे लगभग ढलानदार जगहों पे हैं, यूरोप की तरह या बाकी जगह की तरह प्लेन में नहीं है जी। और यहाँ पे प्रायः बारिश की वजह से भूक्षरण बहुत होता है और हमारा जितनी भी खाद है, ये ज़मीन की जो अपनी शक्ति है पोषक तत्व रखने की, वो कम हो जाती है भूक्षरण, इरोजन वगैरह की वजह से और बारिश होने से। जी। दूसरा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो पोषक तत्व अपने इन हर एक पौधे को, एप्पल में इसलिए जरूरी हो जाता है सेब में कि सेब का हर पौधा अपनी अलग से उसका उपचार और उसका कब उसको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं होता दूसरी फसलों की तरह कि सारी फसल को एक जैसा है। इसमें हर पौधे को देखभाल करनी पड़ती है, उसकी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये और अति महत्वपूर्ण है कि अच्छी पैदावार के लिए जो पोषक तत्व हैं, वो उनकी कमी हमारे किसी भी सेब के एक भी पेड़ में कभी नहीं होनी चाहिए और उसको किस मात्रा में देना है और वो पोषक तत्व कौन सी है, उसका सोर्स है, यानी कौन सी खाद आपको डालनी है, उसका भी हमारे किसान को भरपूर नॉलेज होना चाहिए और कब उसको मिलना चाहिए, पौधे को कब मिलना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आजकल यही नहीं कि पोषक तत्व में कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ हमारे उसमें गौण होते हैं। हमारे साथी उस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे। तो किसान को सबसे पहले अपनी ज़मीन कहाँ पे बगीचा है, उसका फसल सेब की कौन सी वो वैरायटी है और उनको कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है, कब उसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अच्छी फसल ले सकें। तो डॉक्टर वर्मा, आपका कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ फसल तभी ली जा सकती है जब उचित प्रबंधन होगा। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसा कि डॉक्टर वर्मा ने एक बात कही, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। कहीं हायर एल्टीट्यूड है, कहीं मिड है और कहीं समतल है। ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण, लेकिन जो ये कमी पाई जाती है, जो हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, क्या ये सभी एल्टीट्यूड्स में एक तरह की ही समानता रहती है या कहीं ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है? इस पर थोड़ा सा आप हमारे किसान बागवान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे हमारे सहयोगी डॉक्टर वर्मा जी ने बताया कि ये पोषक तत्व जो, जैसे हम जो मनुष्य है जी, वो हम जो अपना भोजन लेते हैं, अपनी
पौष्टिकता के लिए वो कार्बनिक रूप में लेते हैं, उसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो अकार्बनिक पदार्थ खाते हैं जी और जिससे वो हेल्दी, जैसे हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, वो भी उनकी भी हेल्थ उसी पे डिपेंड करती है। बाकी जहाँ तक ये है कि कमियाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती हैं जी डॉक्टर साहब। और ये डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह की मिट्टी है और वहाँ पे कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितनी और चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर का रॉक्स किस तरह की हैं। तो इस तरह से सभी जगह पे एक जैसी मिट्टी न होने के कारण जो है इनकी मात्रा भी, पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से होती है। जी डॉक्टर साहब। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पोषक तत्व हैं, ये 17 पोषक तत्व हैं जो एक पौधे को, जी पेड़ को सुचारू रूप से उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। जी तो इसमें से कुछ को हम प्राथमिक या मेजर न्यूट्रिएंट्स या गॉड न्यूट्रिएंट्स तत्व कहते हैं और कुछ को हम माइनर कहते हैं। जी तो जो अधिक मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है जी उनको हम गॉड तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। इनको हम कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स या गॉड तत्व। जी इसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये पौधा जो है जी। या तो वायुमंडल से लेता है या पानी से, जिसका सोर्स होता है। जी। बाकी के जितने न्यूट्रिएंट्स बचे करीब 14, इनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये मिनरल से ये भूमि से मिलते हैं, जमीन में मिलेंगे। तो इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो है या तो हमें डालना पड़ता है या हमें भूमि में, या जब रॉक का विघटन होता है जी। तब हम ये पौधों को मिलते हैं। बाकी जो हैं 8 तत्व जो होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनकी मात्रा पौधों को थोड़ी सी कम चाहिए होती है जी। लेकिन इनका जो महत्व है, जितना गौड़ तत्वों का है उतना ही पोषक सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का होता है जी। इसमें जैसे आपका जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, जी। मैग्नीज है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है। तो ये तत्व हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। जी। इनकी क्योंकि मात्रा कम थोड़ी पौधों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है पौधे की ग्रोथ के लिए जितने कि हमारे गौड़ तत्व होते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि 2 प्रकार के, सूक्ष्म और गौण। डॉक्टर वर्मा, जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि मृदा, क्योंकि वो अलग अलग एल्टीट्यूड्स में अलग अलग मृदा पाई अब जाती है। देखिए, किसी भी पैदावार के लिए एक स्वस्थ मृदा का होना बहुत जरूरी जी, है। बहुत तो डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण जी ये क्या होता है और हमारे किसान बागवान इससे किस प्रकार ये पता लगा सकते हैं कि उनके जो मिट्टी है, उनका जो खेत है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है? तो मृदा परीक्षण पे आप थोड़ा हमारे किसान बागवान भाइयों को बताएं। देखिए, हमारे बागवान भाई जानते हैं कि अगर पौधे को हमने स्वस्थ रखना है जी। और अच्छा फल लेना है, रोग रहित फल लेना है, जी। तो हमें उसका पोषक तत्वों के बारे में जानना है। तो कैसे जानना है, उसी को हम मृदा परीक्षण कहते हैं। जी। तो इसको जानने के लिए 2, एक तो मृदा परीक्षण होता है, दूसरा पत्तियों का पत्तियों का परीक्षण होता है। जी डॉक्टर साहब। तो मृदा परीक्षण तो किसान भाई बहन हमारे जानते हैं कि अपने बगीचे की मिट्टी के सैंपल लेकर के उसका वो अपने परीक्षण करवाएं। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ ये है जी। कि जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। जी। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। जब मैं इसमें बात करूं तो हमारा जो पेड़ होता है वो फसलों से अलग है। जी। जो पेड़ है उसका जो रूट सिस्टम है, उसकी जो जड़ें हैं, वो काफ़ी ज़मीन से नीचे तक, इसको हम ये कहते हैं सरफेस लेयर के जो 4 या 5 इंच तक होता है। जी। और एक सब सरफेस लेयर बोलते हैं हम, जो 8 इंच से नीचे है। जी डॉक्टर साहब। तो जो पौधे जो हैं हमारे, जो पेड़ सेब है, वो मुख्यतः जो उसके निचले वाली जो सॉइल की लेयर होती है उससे भी न्यूट्रिएंट लेता है। जी। और जो हमारी धरातल पे है, सरफेस पे है, उससे भी न्यूट्रिएंट लेता है। अभी कुछ जो न्यूट्रिएंट हैं वो निचले वाली जो लेयर होती है हमारी सब सरफेस जिसको बोलते हैं, वो 8 इंच से 15 इंच तक भी रहती है। जी। उसका और जो हमारा सरफेस है, धरातल पे है, मतलब 0 से 4 इंच तक लगभग जिसको बोलते हैं, उस दोनों का अलग अलग परीक्षण हमारा कराना बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए। जी। अभी मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, बागवानों को, कि आप अपने बगीचे में किस तरह से पहले तो मृदा परीक्षण करवाना है। जी। पहले तो बगीचे में किसान भाई ये देख लें कि जो अच्छा बागवान है उसको हमेशा यह मालूम होता है कि मेरे बगीचे में कहाँ कौन सा पेड़ है, कितने पेड़ हैं जी डॉक्टर साहब। और उनके कैसा स्वास्थ्य है।
तो सारे बगीचे को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट लें। जी अब उन ब्लॉक्स में सबसे पहले वो देखें कि मेरे लगभग ऐसा हो कि एक ही वैरायटी के पौधे उस ब्लॉक में रहें, जी क्योंकि वैरायटी से बहुत, जब हमने इसका पोषक तत्वों का कंक्लूजन्स देने होते हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना है, तो वो वैरायटी पे आधारित होता है। जरूर। उसके बाद वो क्या करें कि अपने जो बगीचे से है वो पौधे के चारों तरफ से, उसको हम बोलते हैं ड्रिप लाइन, जो उसका क्राउन होता है, जो टहनियों का जो फैलाव होता है, उसके नीचे से जी थोड़ी थोड़ी मिट्टी, मतलब सरफेस की भी और सब सरफेस की भी, वो मिट्टी वहाँ से लें और पेरीफ्री पे जो उसका ड्रिप लाइन है, उसकी जो चारों तरफ उसका है, उसमें 10 या 15 जगह से वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके उसका एक कंपोजिट सैंपल बनाएं। उसको एक और महत्वपूर्ण आजकल के कमर्शियल जो काम हो रहा है उसमें ये जरूरी है कि जहाँ से वो मिट्टी लेते हैं वहाँ से ही उन्हीं पौधों से पत्तियाँ भी लेनी है, जी और उस पौधे को हमेशा वो क्या करें, परमानेंट मार्कर से या तो किसी पेंट से उसमें निशान लगा दें, रंग फिल कर लें, ताकि उसको ये ध्यान रहे कि मैंने कहाँ से मिट्टी ली और कौन से पौधे से ली है। जी क्योंकि मिट्टी का परीक्षण और पत्तियों का परीक्षण ये एक दूसरे के पूरक हैं। जी ये स्वयं में अपने आप बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। तो इस तरह वो मिट्टी का सैंपल लेकर के और कम से कम 5 या 6 पौधों के सारे ब्लॉक में वो वहाँ से मिट्टी का अपना सैंपल लें, कम से कम आधा किलो जो उसको कंपोजिट सैंपल होगा उसको रखें, और उसमें अच्छी तरह से एक अंदर उसमें चिट पे लिखें कि कौन सा सब सरफेस का सैंपल है, कौन सा सरफेस का सैंपल है और किस जगह का है, कौन से पेड़ का है, और उसी तरह पत्तियों का लें। अभी इसके बाद उसको क्या ज़रूरी है कि कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं बगीचे में जी जिनकी हालात दूसरों से अलग होते हैं। जी या एक किसान को बहुत अच्छा पौधा नज़र आता है कि ये मेरा पेड़ बहुत अच्छा है देखने में, उसमें किसी पोषक तत्व की उनको देखने में कमी भी नज़र नहीं आती, उसमें उनको कोई बीमारी भी नज़र नहीं आती, तो ऐसे पौधे को वो एक नॉर्मल पौधा मान करके चलें। और आजकल ये जरूरी हो गया है कि वो जो नॉर्मल जिनको अच्छा पौधा लग रहा है उसमें भी सैंपल लें, जी उसकी पत्तियों का भी और ज़मीन का भी, और उसको अलग से बांधें, ताकि हम वैज्ञानिक ये देख सकें कि जहाँ नॉर्मल उनको ट्री था जो फल वाला, उसका जो पोषक तत्वों का ज़मीन में क्या स्टेटस था, पत्तियों में क्या था, और जो बाकी जगह उनको जो पौधे अच्छे नहीं थे, जो उनको बीमार लग रहे थे या जहाँ कोई कमी नजर आती थी, उनका वो अलग से लें। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो नॉर्मल प्लांट किसान को लगता है और जहाँ उनको लगता है कि ये मेरा नॉर्मल प्लांट नहीं है, उनके अलग अलग नमूने लें और उसको जो उनके नज़दीक कोई भी जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ पे भेजें। पूर्ण उस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा बगीचा है, किस आल्टीट्यूड पे, जैसे आपने शुरू में बात करी थी कि वो हाइट उसकी कितनी है, और वहाँ की ये भी अगर आजकल लिखें कि वो किस डेप्थ से लिया है, उसकी सॉइल डेप्थ कितनी है बगीचे की, सॉइल की और नॉर्मल, वो सारी डिटेल लिख के वो अपना उस लैब को भेज दें, और वहाँ से उसको जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या वो कौन सा पोषक तत्व है, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट था या सूक्ष्म तत्व था, उसमें कितना है, कमी है, नहीं है, आपको लैब से बताया जाएगा कि आपको कितना इसमें या वो न्यूट्रिएंट और डालना है या नहीं डालना है, या किस तरह का उपचार करना है। तो आपके कहने का मतलब है कि सॉइल टेस्टिंग एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है पैदावार के लिए। डॉक्टर त्रिपाठी, गौण तत्वों की अगर हम बात करें तो उसकी कमी के क्या कारण रहते हैं और उसके लक्षण किस प्रकार हमारा एक आम किसान बागवान जो एक लेमैन होता है वो किस प्रकार उसकी पहचान कर सकता है? मैं गौर तत्व डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर वर्मा जी ने इतना अच्छा आपको बताया जी, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो आप सॉइल सैंपल लेते हैं जी, इसका समय भी बरसात में कभी न लें, जी, और आप जब खाद डालनी है कम से कम उससे 1-1.5 महीने पहले आपका सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में चले जाना चाहिए। अतः बरसात के बाद ही आप इसका सॉइल सैंपल लें। जहाँ तक गौर तत्वों की बात है, तो जैसे गौर तत्व में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है नाइट्रोजन, और ये देखा गया कि हमारी हिमाचल प्रदेश की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, या तो ये मध्यम में है या कम है। तो इनका जो सबसे बड़ी पहचान इनकी है कि भी इसमें क्या किस तरह से हम किसान भाई आप पहचान सकते हैं कि ये नाइट्रोजन की इसमें कमी है। तो नाइट्रोजन कम होने से क्या, एक तो ये कि शाखाएं जो हैं छोटी रहेंगी, पौधे की वृद्धि जो है
बहुत जो पौधा बहुत बड़ा नहीं होगा और उसमें पीलापन आ जाता है। और ये पत्तियां जो पीली होती हैं, ये सर्वप्रथम जो पत्तियां जो टहनियों की हैं, सबसे पहले पिछली पत्तियां पीली होंगी, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अग्रिम भाग में जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि इसमें कह सकता हूँ भाई जो इसकी पत्तियां नाइट्रोजन की में जो कमी होती है वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में पीलापन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन तत्वों की जो भी चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके जो रंग के बदलाव से जब हम देख के बताते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तत्व की कमी है, वो कई बार जो है कई रोग होते हैं उनके कारण भी होता है। तो इसको ये करने के पश्चात भी लेबोरेटरी वगैरह में जरूर भेजना चाहिए कि ये तत्वों से है या कोई बीमारी है। तो इसके निदान के लिए जो तो जैसे बताया नाइट्रोजन के लिए अगर पीलापन पत्तियों में है तो आप कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कम है। नाइट्रोजन के निदान के लिए, इसके उपचार के लिए हमें जो है नत्रजन जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर हैं वो डालना चाहिए। तो पहले कैन डाला जाता था, लेकिन अब कैन में क्योंकि फैक्ट्री से सप्लाई नहीं है, इससे थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो किसान भाइयों से वैसे तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशंस आनी हैं, लेकिन एडहॉक रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी ने दिया है कि आप करीब 1.5 किलो यूरिया और उसके साथ करीब 1 किलो 700 ग्राम अगर आप चूना डालते हैं तो वो उसकी जो कमी है उसकी पूरी कर सकता है। और दूसरा सबसे जो अच्छा स्रोत या सोर्स जो नाइट्रोजन का होता है वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो आप अगर इस तरह का देखते हैं तो उसमें जो आपकी देसी खाद डालते हैं, गोबरी खाद डालते हैं, थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ा दें। दूसरा जो तत्व है वो फास्फोरस है। तो फास्फोरस में क्या होता है कि इसमें जो पत्तियां हैं उस पर गुलाबी रंग के धब्बे होंगे या जामुनी कलर के धब्बे आ जाते हैं, तो आप समझिए कि इसको फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस का सबसे मुख्य कार्य जो होता है वो जड़ें एक तो मजबूत करता है। जैसे आप जब ऑर्चर्ड लगाते हैं तो सबसे पहले जो है उसमें आप देसी खाद डालते हैं, आधा किलो आप उसके साथ फास्फोरस डालते हैं। फास्फोरस इसलिए डाला जाता है कि वो जड़ों की वृद्धि करता है। तो अगर ऑर्चर्ड लगा हुआ हो, उसमें पत्तियां आपको लगती हैं कि इसमें कुछ जामुनी कलर आ रहा है या लाल पिंक कलर का स्पॉट्स आ रहे हैं, तो आप समझिए इसमें जो है फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए इसमें सिंगल सुपर फास्फेट या जो भी आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मिलता है, तो 250 ग्राम फास्फोरस उसमें अगर आप डालेंगे तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो आपके कहने का मतलब डॉक्टर साहब भी जो भी उसका उपचार करे वो यदि विशेषज्ञों की देख रेख में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर KS वर्मा, डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।